देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये 2020 का भारत है, जहां के जवान आन बान और शान के साथ दुश्मनों को सीना ठोक कर जवाब देना जानते हैं। ये 2020 का हिंदुस्तान है, जहां के प्रधान नरेंद्र मोदी भारत की वीर सेना को फ्री हैंड के साथ बॉर्डर पर दुश्मन देश को सबक सिखाने की छूट देते हैं। इसलिए कोई भी भ्रम में ना रहे कि वो छेड़ेगा और हम छोड़ देंगे। जवाब देंगे, और वो भी करारा और माकूल। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की अड़ी में आपका स्वागत है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए। इनकी शहादत, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से यह कह दिया है। वे मारते मारते मरे। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अपने हर एक शहीद की जान बहुत कीमती है। उसका बहुत बड़ा आभार पूरे जीवन उस पर रहता है, और इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा TV9 भारतवर्ष की तरफ से हमेशा अपने वीर सेनानियों के लिए खास कृतज्ञता का भाव रहा है। यह आपने तब भी देखा जब TV9 भारतवर्ष ने मैं शहीद हूं कार्यक्रम के जरिए अपने वीर सपूतों को याद किया, नमन किया, और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, ये कसम खाई। और आज एक बार फिर हम हर एक इस चेहरे की, भारत मां के हर इस लाल की कसम खाकर कहते हैं कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इनमें से हर एक सपूत ने हमारे ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ छोड़ा है, और हम वो कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन अब अगर हमारे हवाले वतन है तो हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शहीदों को TV9 भारतवर्ष के पूरे परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। और अब निश्चिंत रहिए, नया भारत, नया हिंदुस्तान अपने हर एक जवान के बलिदान का बदला लेगा। आज TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम इन 20 जवानों को सलाम करती है, श्रद्धांजलि देती है, और साथ ही भारतवर्ष की टीम इन जवानों के माता पिता, पत्नी, बच्चों पर गर्व करती है, जिनके बेटे, जिनके पति, जिनके पिता अपनी जान तो गंवा गए, लेकिन दुश्मन देश को सीमा में घुसने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना के बाद चीन को सीधे और साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि कान खोलकर सुन लो, हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और अगर किसी देश ने उकसाया तो मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखता है भारत। अगर किसी देश को भ्रम है कि भारत जवाब नहीं देगा तो वह भ्रम दूर कर ले। भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसावे का जवाब देना भी उसे आता है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस बारे में जब कहा तो उनके हर एक हर्फ का, हर एक लफ्ज का बहुत बड़ा वजन था। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर शी जिनपिंग को हिंदुस्तान बुलाकर हम झूला झुलाना और मलप्पुरम में उन्हें नारियल पानी पिलाना जानते हैं, तो वक्त आने पर उनकी सेना को पानी पिलाना भी जानते हैं। उकसाने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि इनमें से हर एक जवान की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चीन की चाल का पर्दाफाश हो गया है। गलवान घाटी में जो हमला चीनी सैनिकों ने किया, वो सोची समझी साजिश थी। भारत के विदेश मंत्री ने चीन को दो टूक बता दिया है कि LAC पर जो भी हुआ उसके पीछे जिनपिंग और उनकी सेना का प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड प्लान था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर बातचीत की। चीनी मीडिया की माने तो बातचीत में चीन ने भारत से जांच की मांग भी की है। भारत से जांच की मांग, यह कहा गया है कि आप पहले यह देखिए कि आपके सैनिकों ने हमारे बीच 6 जून को जो बातचीत हुई थी, क्या उनकी टर्म्स का उल्लंघन किया।
और क्या वो चाइनीज टेरिटरी में आ गए? चाइना के मुताबिक हिंदुस्तान के सैनिकों ने चाइना की धरती पर कदम रखा और इसलिए उनके ऊपर यह हमला बोला गया, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कतई नहीं हुआ। 6 जून को जो टर्म फिक्स हुआ था, जो समझ बनी थी, हिंदुस्तान बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा था। हिंदुस्तान की सेना भी वैसे बिहेव कर रही थी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 20 जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें चीन के साथ विवादों को लेकर चर्चा होगी और एक आम राय के तहत चीन के खिलाफ कूटनीतिक राजनीतिक प्लान बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर 21 जून को देशवासियों को संबोधित भी कर सकते हैं। विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से, यह जो मांग हो रही थी कि इसमें वस्तु स्थिति बताई जाए। एक तरफ चीन से इस समय 2-2 हाथ करने वाली नौबत आई हुई है और इधर क्योंकि विपक्ष को भी बताना है कि स्थितियां क्या हैं, लिहाजा यह सर्वदलीय बैठक, और जाहिर है इसमें तमाम मतभेदों को भुलाकर एक स्ट्रैटेजी जो बनाई जाएगी हिंदुस्तान में, उस पर अब आने वाले दिनों में अमल किया जाएगा। वांग यी ने बेशक ये बात कही है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो नियम तय हुए थे बातचीत में, उसका उल्लंघन किया गया, लेकिन जाहिर है ये चीन की एक और चाल है और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि चीन कह क्या रहा है और कर क्या रहा है। और आने वाले दिनों में अब अगर उसके साथ कुछ होता है तो जाहिर है विश्व समुदाय भी ये समझ रहा है कि किसके उकसावे पर, किसके लगातार उकसाने पर आखिरकार हिंदुस्तान ऐसा करने पर मजबूर हो रहा है। लेकिन पिछले एक महीने से, लगभग एक महीने से जो स्टैंड ऑफ दिखाई दे रहा है, जो अभी ये दिखाई दे रहा है कि फ्लेयर अप हो गया, चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हमारी धरती पर आ गए, लेकिन ये सब अचानक ये हो गया और इसका कल्मिनेशन इस फ्लेयर अप में हुआ, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी वजह से चीन बौखलाया और बिलबिलाया हुआ है। वो 3 वजहें क्या हैं? 3 अहम वजहें जिसकी वजह से चीन कई दिनों से, पिछले कई महीनों से बौखलाया और बिलबिलाया हुआ है और जिसका कल्मिनेशन अब इस झड़प के तौर पर हुआ है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना। देश के गृह मंत्री ने जब संसद में यह कहा कि अग्रेसिव होकर कहो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, अक्साई चिन भी हमारा है, बस उसी वक्त से चीन थरथराने लगा था और यह सोचने लगा था कि अब क्या किया जाना चाहिए और अपना एग्रेशन दिखाने के लिए, खुद को असर्ट करने के लिए उसने आखिरकार यह किया। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, कोरोना पर दुनिया का चीन पर दबाव, कोरोना के बाद न सिर्फ घरेलू दबाव बनता जा रहा है, जहां लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतर सकते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भी कई लोगों का यह कहना है कि फैक्शंस बने हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि अब लगता है कि इस सरकार को हटाना होगा क्योंकि अंदर हालात ठीक नहीं, और ऐसे में ध्यान बटाने के लिए चीन ऐसा कर रहा है क्योंकि कोरोना के लिए विश्व समुदाय ने उसे जिम्मेदार माना है। यह कहा जा रहा है कि वक्त रहते वायरस के बारे में न सिर्फ सूचित नहीं किया गया, बल्कि मुमकिन है कि इसके पीछे चीन की कोई गहरी साजिश हो, और इससे भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि यह कोई बायोलॉजिकल वेपन हो। अब क्योंकि इससे ध्यान भटकाना है, लिहाजा भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा दो। तीसरी अहम वजह है भारत की विदेश आर्थिक नीति में बदलाव। लेकिन उससे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, देश के जिन नौजवानों ने LAC पर अपनी शहादत दी है, उनका पार्थिव शरीर उनके घरों की तरफ लौटता हुआ शहीद हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर इस वक्त अपने कंधों पर ससम्मान लेकर जाते हुए भारतीय सेना के जवान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पूरे देश में एक एक भारतवासी का दिल रो रहा है क्योंकि हमें मालूम है कि हमने उकसाया नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, और उसके बावजूद हमारी सेना के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। यह बात और है कि जब 20 सैनिकों ने बलिदान दिया तो 40 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों को भी मार डाला गया है। हालांकि आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि PLA को जो ये नुकसान किया गया है उसका जिक्र वहां की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ऐसे किया है मानो कुछ हुआ ही ना हो। 16वें पन्ने में एक कॉलम में छोटा सा जिक्र यह बताता है कि चीन को खुद अपनी सेना की कितनी परवाह है।
और क्योंकि चीन हमेशा से दुराव और छिपाव के लिए जाना जाता रहा है, बाहर दुनिया को पता ना चले कि भीतर क्या चल रहा है, और अब जाहिर है ये दुराव और छिपाव अपने लोगों के साथ भी बरत रहा है। जहां बॉर्डर पर क्या हुआ वो ये नहीं बता रहा, अपने ही घर में अपने लोगों को। और अब से कुछ देर पहले जो स्थिति स्पष्ट हुई उसमें यह साफ हुआ कि भारत के सैनिक जो कि वार्ता के लिए वहां पहुंचे हुए थे, उनके ऊपर वहां PP-14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हमला बोला गया। इस समय आप देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी वहां खड़े हुए, क्योंकि बिहार रेजिमेंट के सबसे ज्यादा जवानों ने शहादत दी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद हैं। बिहार रेजिमेंट के लिए सर्व करने वालों में बिहार के लोग तो थे ही, बिहार के जवान तो थे ही, देश के अलग अलग राज्यों से बिहार रेजिमेंट में सर्व कर रहे लोग भी थे। और तब जबकि बिहार रेजिमेंट के टैग के साथ मां भारती की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान इन्होंने दिया है, पूरा देश इनके लिए कृतज्ञ है। और वहां जहां इन वीर सपूतों का पार्थिव शरीर पहुंचा है, वहां की सरकार भी उनके सामने नतमस्तक है। चल जाओ, शुरू हो गया। और आइए अब आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, जिनके साथ आज की अड़ी में चर्चा होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। नीलकांत शर्मा जी पूर्व राजनयिक हैं, शीलकांत शर्मा जी माफ कीजिए, और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर मोनिका चंदसोरिया चीन मामलों की एक्सपर्ट हैं और टोक्यो से हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रही हैं। मीम अफजल हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन हमारे साथ के शर्मा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जो मेहमान मेरे साथ अब मौजूद हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और पहला सवाल के शर्मा साहब आपसे, अगर ये प्री मेडिटेटेड था तो क्या हम वक्त रहते इसको समझ नहीं पाए? देखिए, पहले से दिनेश जी जो भी घटनाक्रम हुआ है और जो जानकारी आई है और जो सरकार द्वारा रखी गई है, उससे बहुत स्पष्ट है कि चीन ने एक धोखा किया है, एक चालाकी की है, और उस चालाकी के तहत, धोखा के तहत उसने इस तरह के कार्य किए हैं जिसकी आशा नहीं रखी जाती। लेकिन हमारे देश के जवानों ने जमकर जवाब दिया है, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी आज बताया अपने संदेश में कि मारते मारते जो है हमारे जवान जो है वो शहीद हुए। तो माकूल जवाब दिया गया है और माकूल जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और जब भी प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का संकल्प दिखाया है तो उसका माकूल जवाब दिया गया है। ये पिछले 6 वर्षों में इस सरकार की जो है संकल्प शक्ति का ये परिणाम रहा है, और एक बार नहीं, इसे हमने कई बार जो है स्पष्ट भी किया है। मामला अलग कि वो पाकिस्तान के साथ था, हमने पहले भी स्पष्ट किया है और आगे भी हम अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के कह देने के बाद देशवासी, हर एक देशवासी के दिल में ये जज्बा और भरोसा और मजबूत हुआ है। लेकिन मीम अफजल साहब, आपको राजनयिक अनुभव भी है, आप नेता भी हैं, आपका नजरिया क्या कहता है? एक ऐसा धोखेबाज पड़ोसी जिसके साथ बात करते हुए आपको यह पता भी नहीं है कि अब अगला मूव उसका क्या होने वाला है, उसके साथ कभी भी कोई भी बात किसी भी भरोसे के साथ आप कैसे कर सकते हैं? वो भरोसा जो बातचीत के लिए चाहिए वो कैसे आएगा? दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो भरोसा एक आम लोगों में चीन के लिए कहां से आज की तारीख में पैदा होगा, जो शुरू से ही नहीं था। 1962 से और उससे पहले से लेकर आज तक चीन पर हिंदुस्तान ने कभी उस तरह से भरोसा नहीं किया जिस तरह से मौजूदा सरकार के ज़माने में किया गया। मैं एक राजदूत रहा हूँ और यहाँ शीलकांत शर्मा जी भी बैठे हैं जो पूर्व राजनयिक हैं मेरी तरह से। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले 70 सालों में
आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से चीन के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं चीन, उसमें कुल विजिट 15 हुए हैं। उन 15 विजिट्स में 6 विजिट जो हैं दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के हैं और 5 विजिट मोदी जी के अकेले हैं। नेहरू जी एक बार गए और शास्त्री जी नहीं गए, इंदिरा जी नहीं गई, मोरारजी देसाई नहीं गए। उसके बाद राजीव गांधी जी गए 1985 में और नरसिम्हा राव जी उसके बाद एक बार गए। उसके बाद देवेगौड़ा जी और गुजराल साहब नहीं गए, अटल जी गए। सर, ये जो आप बता रहे हैं ये डॉक्टर मनमोहन इत्तेफाक सिंह था या ये सोचा समझा था? ये जो आप बता रहे हैं इसमें एक डिजाइन, एक पैटर्न दिखाई देता है। ये पैटर्न मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने पहले पाकिस्तान पर भी इसी तरह से भरोसा करने की कोशिश की थी और वो लाहौर चले गए थे बगैर बुलावे के और बाद में उन्होंने धोखा खाया। बिल्कुल सेम वही मामला हुआ है चाइना के। सर, तो आपके कहने का निष्कर्ष अभी तक ये है। सर, आ रहा हूं, एक राउंड में सारे मेहमानों के पास हो जाऊं सर, आपके पास वापस आऊंगा। अभी तक जो आपने कहा उसका लबोल हुआ अब ये कि हमने बार बार सदाशयता दिखाई। क्या ये सदाशयता ही हमारी कमजोरी है? शीलकांत शर्मा जी, क्या हमारा अच्छा होना, ज्यादा अच्छा होना हमारे लिए दिक्कत है क्या? और इस तरफ इंगित किया जा रहा है क्या मीम अफजल साहब की तरफ से कि जिसने बार बार धोखा किया हमने उस पर एतबार क्यों किया, गलती हमारी है? नहीं, चीन के साथ हमने कोशिश की, हमारा नेबर है और बहुत बड़ा कंट्री है और दुनिया में इकोनॉमी के हिसाब से बहुत बढ़ रहा था, तो भारत की लगातार कोशिश थी कि इसके साथ संबंध अच्छे हों। तो और ये एक सरकार, भारत जैसे बड़े देश के लिए ये दरकार है कि सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखे, तो इसके लिए पूरी कोशिश की गई। पर चीन जो दिखा रहा है वो फॉक्स के समान अपने जो कहते हैं ना वोल्फ वॉरियर टाइप उसकी डिप्लोमेसी है, तो वो धोखेबाजी और क्रूरता, बर्बरता ये सब दिखा रहा है वो, जो जिसकी अपेक्षा नहीं थी। और इसलिए आज बिल्कुल खुले शब्दों में हमारे विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री को कहा कि ये तो प्रीमीडिएटेड था, जो कुछ किया गया वो पहले सोची समझी चाल थी। और जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है वो भी इस बात का द्योतक है कि भारत ने जो कोशिश की उसका गलत अंदाज लगाया गया। भारत की शांति प्रियता और शांति के प्रति कटिबद्धता जो है उसकी जगह उसको कमजोरी समझा जाना जा रहा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा वेरी क्लियरली। तो क्या चाइना आज भी ये समझ रहा है? सर, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से लौटूंगा, लेकिन क्या चाइना आज भी ये समझ रहा है जो कुछ एक देशों का एक परसेप्शन बना हुआ था हिंदुस्तान के बारे में सॉफ्ट स्टेट का, क्या उसका वो तस्वुर आज भी बना हुआ है? और क्या अब ये टूटने की बारी आ गई है? रामेश्वर जी, देखिए, ऐसे कि जहां तक सेना का सवाल है, चीन का इस इलाके में आना, उसके पीएलए का इस इलाके में आना, वो बात कोई नई नहीं थी, क्योंकि हर गर्मियों में वो इस तरह की एक्सरसाइज करने आता है। इस बार नया ये हुआ है कि यहाँ आने के बाद जिस साजो सामान के साथ, जिस तैयारी के साथ वो ईस्टर्न लद्दाख में आया, 4 से 5 जगहों पे पेंगोंगसू के उत्तरी किनारे से लेकर के गलवान वैली तक जिस तरह से उसने अपना फैलाव किया और 1.2 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 4 किलोमीटर तक जो वो अपनी खुद की जो एलएसी वो मानता है उसको भी पार करके भारतीय जमीन पे आया, तो वहां तक आने में भारतीय सेना को सिर्फ ये लगा कि इस बार कुछ नया यही है कि ज्यादा तैयारी दिख रही है, ज्यादा साजो सामान दिख रहा है, और उसके चलते हमने भी अपनी सेना को मोबिलाइज करके उस इलाके में इसको रोकने के लिए हमारे पास इतनी सक्षमता बढ़ाई हमने। जहां तक पहले भी हमारे जो को पैनलिस्ट हैं वो ये बात कह चुके हैं कि हमारी सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि हम जो भी मान्यताएं होती हैं, जैसे पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट की मान्यताएं हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम बहुत ही सही तरीके से एक मैच्योर कंट्री के हिसाब से, एक डेमोक्रेसी के हिसाब से। लेकिन आपने जहां से बातचीत की शुरुआत की कि ये पहली बार नहीं है, वो अक्सर हमारी टेरिटरी की तरफ आने की कोशिश करता है, इस तरह के हालात पहली बार बन गए वो बात अलग है, डोकलाम हमको याद है, लेकिन क्या हमने उन घटनाओं से ग्रेजुअली अपने आप को इक्विप करने और आने वाले दिनों में क्या करना है, और ये जो नॉर्म बनता जा रहा है कि उसकी तरफ से कि वो आता है और ऐसा करता है, क्या इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इस बारे में भी हमने स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी थी क्या? ये मैं अगले राउंड में आपसे जानूंगा, लेकिन पहले सर के सिन्हा साहब, क्या
स्पेशल पावर्स देना अब लेह लद्दाख में आर्मी को यह दिखा रहा है कि हमको भी अब उसके साथ डायलॉग में बहुत यकीन नहीं रह गया। देखिए दिनेश जी, एब्सोल्युटली ये बहुत देर से आया, मगर दुरुस्त आया है। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही आया है कि ग्राउंड लेवल के जो कमांडर्स हैं या जो ट्रुप डिप्लॉयड है फेस टू फेस, वो जो एक्शन करना चाहते हैं वो करेंगे, वो रेफर भी नहीं करेंगे ले के अंदर में, मतलब कोर कमांडर और डिप कमांडरों के पीछे या फिर दिल्ली के अंदर। देखिए, आप देखिए एक घटना का प्रक्रम देखिए, पूरी चीजें देखिए, उसके संदर्भ को देखिए। हम हर एक बार कहते हैं कि जितने भी हमारी एग्रीमेंट है वो 87 के बाद की है। 87 में जब हमने थागला रिच के ऊपर में जनरल सुंदर जी के समय में एक बहुत बड़ा फेस ऑफ था और हमारी जीत थी 67 के बाद। उसके बाद 88 में जब राजीव गांधी जाते हैं और कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद गए, और उसके बाद सिलसिला खुल जाता है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आ जाती है। उसके बाद आप डिस्कशन के बाद 93, 96 में, 2005 में, फिर 2012 और 13, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इनको देखने के लिए। और हर एक बार आप जो कह रहे थे रामेश्वर जी, हमारे जल साहब, कि हम उसको बाइबल की तरह, बाइबल क्या कहते हैं ना, मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूं इस कमांड में बहुत लंबे समय तक, 3.5 साल, और ये फेस ऑफ देखी है, करवाई है, रोकी है। तो हम लोगों के बीच में हमारे कमांडर ये कहते थे कि आप लाइए ये 5 डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा ये 6 जून को भी हमारे कोर कमांडर साहब गए थे, तो ये 6 डॉक्यूमेंट का पुलिंदा लेके चले गए थे हम वहां पर बातचीत करने के लिए। क्या आप इस चीज को मानते नहीं? चाइना उस दिन से 93 से लेकर के 28 साल तक इसका पूरा वायलेशन करता रहा है। हर एक समय हम एक होली काऊ की तरह इसको बाइबल मान करके इसको हम मानते रहते हैं, और वो आपको वायलेट करता है। उसकी वायलेशन कब टूटती है? जब आपके 10 फॉर नो फर्दर। सर यहीं तक, अब और नहीं। क्या आप समझते हैं कि वो जो हमने एक नॉर्म मान लिया, वो जो हम जिन चीजों को ये समझने लगे कि ये तो ऐसे ही होता है, अब क्या यहां फुल स्टॉप लग रहा है क्या? सर बहुत संक्षिप्त जवाब दीजिएगा, आगे जाता हूं मेहमानों के पास। जी, मेरे को लगता है कि लग चुका है। और आप देखें जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी पूरी की पूरी चेंज हुई चाइना के, मुझे लगता है ऐसा है आज की बात। अब वो वक्त आ गया है कि चीन को भी अब बदला हुआ हिंदुस्तान दिखाई देगा। लेकिन मोनिका जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, चाइना को बहुत करीब से और बहुत अच्छे से जानती हैं। जिस तरह का सीक्रेटिव चाइना है और उसके जो एस्पिरेशंस एम्बिशंस हैं, यहां कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस में 2017 में जब भाषण दिया था, शी जिनपिंग ने तो यह कहा था कि 2050 तक हमको सबसे बड़ी ताकत बनना है। विस्तारवादी चीन आगे और क्या कर सकता है? इसके दिमाग में क्या चल रहा हो सकता है मोनिका जी? थैंक यू दिनेश जी फॉर हैविंग मी। चाइना के साथ अभी पिछले जो 1.5 महीने के अंतराल में हमने एक्टिविटी देखी है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसको टैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे चला के उन लोगों ने अपना जो मैसेज था वो इंडिया को दिया है। इसके पीछे कुछ बहुत खास डेवलपमेंट्स हैं जो हमको इंडियन एक पर्सपेक्टिव से देखने की बहुत खास जरूरत है। नंबर 1, करीब 42 इयर्स हो गए हैं चाइना को अपने आप को मिलिटरीली कंसोलिडेट करते हुए। उन्होंने अपनी अंदर सैनिक शक्ति को बहुत तरीके से मॉडर्नाइज किया है। तिब्बत में जो LAC के ऑपोजिट पूरा एक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा एक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड लेवल का है। और मैं अपने राइटिंग्स में ये बहुत सालों से, डेकेड से बल्कि बोलते आ रही हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तिब्बत में अभी अवेलेबल है वो तिब्बती लोगों की जरूरत से बहुत ज्यादा है। को ये बात पता है कि वो किस तरह का देश है, और वो ये कहता है कि हमको आने वाले दिनों में पूरी इंसानियत को रास्ता दिखाना है। मतलब जिसको अगर एहसास ही हो जाए कि वो गलत कर रहा है तो वो गलत क्यों करेगा, वो तो सुधरेगा। इसको तो एहसास भी नहीं है और खुद को ये हीरो मानता है। क्या इसके बारे में दुनिया कुछ सोच भी रही है? आपने जो कहा कि ये बहुत सोचा समझा था, दिखाई दे रहा है वो साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, पैसिफिक ओशन में क्या कर रहा है। लेकिन क्या हम इसके लिए, इसको समझते हुए, हम जब मैं कह रहा हूं तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे देश इस दुनिया के बारिंग चाइना, ये समझ रहे हैं क्या?
आई थिंक दिनेश जी, आपने जब अपना शुरुआत की थी इस डिबेट की, आपने एक बहुत जरूरी शब्द का इस्तेमाल किया था, भ्रम। चाइनीज स्टेट क्राफ्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। चाइनीज स्टेट क्राफ्ट जो शासन कला है, उसमें डिसेप्शन एक बहुत अहम पिलर है। वो करते कुछ है, दिखाते कुछ है, और यही जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है चाइनीज, ये समझना और ये पढ़ने की हमको बहुत अहम बात कही है मोनिका जी। बहुत धोखा जिसको हमारे यहाँ माना जाता है कि निकृष्टतम गुणों में से एक है, वो इंसान हो या देश, उसको चीन अपनी स्ट्रैटेजी में शुमार करता है। सू जुन वहां का जो सबसे बड़ा कहा जाता है कि वॉरियर और जिसने स्ट्रैटेजीज बनाई है वहां के लिए, वो भी ये मानता था कि धोखा आपकी नीतियों में एक जरूरी समावेश है जिसको होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के पास रास्ते क्या है, उसका जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। हिंदुस्तान के पास रास्ते जो अभी नजर आ रहे हैं वो क्या है, समाधान हमारे लिए क्या हो सकते हैं, किन किन रास्तों से हम समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं चीन के मामलों में। चीनी सामान का बहिष्कार, ये माइंडसेट बनने लगा है, लेकिन माइंडसेट से काम नहीं चलेगा। अगर हमारे आसपास मौजूद जो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हैं, जो सस्ती चीजें हैं, अगर वो चीन के सामान की होंगी तो कितना ज्यादा बायकॉट, क्या इसके लिए पॉलिसी लेवल पर भी डिसीजंस होंगे। चीनी कंपनियों को निकालो, और ये होने लगा है। उस कंपनी को जिसको मेरठ से दिल्ली तक टनल बनाने के लिए रैपिड रेल का प्रोजेक्ट मिला था, उसके बारे में अब रिव्यू शुरू हो गया है देश के अंदर। उसको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का विरोध हुआ और कांग्रेस, अब माफ कीजिए, सरकार इसको लेकर रिव्यू भी कर रही है। और यह हो सकता है कि लार्सन एंड ट्यूब्रो जो दूसरा बिडर था, जिसको ये जा सकता था, हो सकता है लार्सन एंड ट्यूब्रो को ये चला जाए। इंटरनेशनल घेरेबंदी बहुत जरूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चीन कर रहा है। उसकी नीयत बुरी है, हम साफ नीयत के साथ सही नीयत वाले देशों को अपने साथ लें। चीन के दुश्मन को अपने साथ मिलाओ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और इस बात को समझते हुए जितनी जल्दी इस पर अमल किया जाए, एलएसी पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एलएसी जहां पर ये एक स्वीकार्य अवधारणा बन गई कि वो तो आते हैं, नजरें दिखाते हैं, कई बार झड़पें होती हैं, अब इसको रुकना चाहिए। कूटनीतिक रूप से एलएसी पर डी एस्केलेशन होना चाहिए, बातचीत चले, डी एस्केलेशन हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखी जाए कि जब एक हाथ दोस्ती के लिए या हाथ मिलाने के लिए कूटनीति के तकाजे में ही सही बाहर की तरफ बढ़ रहा हो, तब दूसरा हाथ सचेत रहे कि उधर से धोखा हो सकता है। सामुद्रिक सीमा में घेराबंदी, क्योंकि ये मैरीटाइम स्ट्रैटेजीज बहुत जरूरी हैं। अगर सामुद्रिक सीमा में घेरेबंदी को, चीन की घेरेबंदी को, स्ट्रैटेजी को समझा नहीं गया और वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो चाइनीज एग्रेशन पहले ही समुद्र में नुमाया हो रहा है। चीन को उसकी भाषा में जवाब देना होगा। चीन अभी तक यह समझता है कि वो एग्रेशन दिखाएगा और बाकी उसके एग्रेशन को अकोमोडेट करेंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान ये बता दे कि इतना ही था, अब इसके आगे आपको जवाब मिलेगा और सख्त मिलेगा। 22 जून की विदेश मंत्री की मीटिंग जाहिर है रद्द कर दी जाए, क्योंकि आज जब विदेश मंत्रियों ने आपस में बात की और वहां से वांग यी विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि आप हमारी टेरिटरी में आए, लिहाजा हमको एक्शन लेना पड़ा। और भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलएसी में वो जगह थी PP-14 जहां आकर आपने तंबू गाड़ लिया था, ये आपकी जगह नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्लान पहले से था, प्रीमेडिटेटेड। मिलिट्री के साथ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, मिलिट्री अब ये किया जा रहा है। जिस तरीके से स्पेशल पावर्स दी गई हैं अब लेह लद्दाख इलाके में, और वहां कमांडर खुद उसी वक्त स्थिति को देखते हुए फैसला कर सकता है। उससे यह स्पष्ट है कि कूटनीति एक तरफ, लेकिन साथ में सेना को उसके पावर्स के साथ आगे बढ़ने दिया जाएगा। आइए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। क्या चीजें अब ड्रास्टिकली बदलती हुई नजर आ रही हैं, के शर्मा साहब? होती है उस परिस्थिति के अनुरूप जो है कोई भी सरकार, जो मजबूत सरकार होती है, वो निर्णय लेती है। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आज वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, उसकी पहली, आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि हम कोई आंख ऊपर उठाकर बात नहीं करना चाहते, ना हम झुकाकर बात करेंगे, हम जो भी बात करेंगे आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। और बिल्कुल सही अभी कुछ एक्सपर्टों ने कहा, हमने प्रयास किया था पड़ोसियों से अच्छे संबंध हो, इसमें ये हर देश की कोशिश होती है और हमने भी किया था। लेकिन यदि आप हमको इस तरह से हमारे धोखा देने की कोशिश करेंगे, के शर्मा साहब, उसमें एक बहुत बड़ा इशारा था। मीम अफजल साहब ने जो कहा उसको मैं और स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं। उनका कहना यह था कि अगर हम किसी खास तरीके से किसी मुल्क के साथ पेश आ रहे थे, वो तो यूं ही नहीं था।
आपको लगा कि आप स्लेट को नए तरीके से साफ करके लिख देंगे। ऐसा नहीं है। पहले कुछ चीजें चली आ रही थी, उनको और स्पष्ट रूप से समझे जाने की आवश्यकता थी। उनका इशारा इस तरफ था। के शर्मा साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ये न समझा जाए कि हमने ये सोचा था कि हम प्लेट साफ हो जाएगी। हम भी इस बात को अच्छे से जानते थे, इसीलिए आप देखिए हमारे नीतियों में कैसे हम अंतर लेकर आए हैं। हमारी जो विदेश आर्थिक नीति है उसको कैसे बदला हमने, मालिकाना हक के निर्णय को हमने कैसे बदला, कैसे हमने जो है चाइना के अपने जो बॉर्डर है वहां तक हमने जो अपनी स्ट्रेटेजिकल जो सड़कें थी, जो वहां पर सामान पहुंचाने के लिए जो हमारी दिक्कतें थी, हमने कैसे वहां पर सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, कैसे पुलों का निर्माण प्रारंभ किया। क्या हम इस दिशा में नहीं सोच रहे हैं? क्या ये ऐसे ही हो रहा है? क्या इसके पीछे सरकार पहले से क्यों जो है उसको जानकारी नहीं है? नहीं होती तो क्या इस तरह से वहां हम बनाते क्या सड़कें? हमारा क्षेत्र है, हम अपनी सड़क क्षेत्र एक में बात बना जो रहे और नुमाया हैं। होती है, इसको लेकर मैं मीम अफजल साहब के पास जाना चाहूंगा और शायद ये भी दुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीम अफजल साहब, विदेश नीति, रक्षा नीति, इनको लेकर तो केवल एक सूत्रीय एजेंडा होना चाहिए पूरे देश का। इसमें टैसिट रूप से भी, ब्रैकेट के अंदर भी, इशारों में ही ये क्यों दिखाई देता है कि कहीं कोई और खड़ा हुआ है और कहीं कोई और अपनी सोच और समझ के साथ? मीम अफजल साहब, पता नहीं आपका इशारा किस तरफ है। आप भी बिल्कुल डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। अगर आप साफ कहें तो मैं आपको साफ जवाब भी दे सकता हूं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा करना और ज़रूरत से ज़्यादा उसको ये एहसास कराना कि हम आपकी दोस्ती जो है उसको बहुत अहम समझते हैं, ये डिप्लोमेसी का तकाजा नहीं है। डिप्लोमेसी में ले और दे बराबर से हुआ करती है। अब मैं आपको 3 वाक़यात बताता हूं कि जो पोस्ट डोकलाम कुछ चीज़ें हुई हैं, उसमें सुषमा जी जो आज हमारे दरमियान में नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर थी, और निर्मला सीतारमण जी डिफेंस मिनिस्टर थी। शंघाई कॉन्फ्रेंस में उसको भेजा गया, शिरकत की गई जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आपको याद होगा कि दलाई लामा का 60वां, उनकी जो जिला वतनी का 60 साल पूरे हुए थे, उस वक्त उनके लोग एक फंक्शन दिल्ली में करने वाले थे 31 मार्च को, और 31 मार्च को उसे कैंसिल किया गया, 1 तारीख को होने वाला था। हमने सीधा एक मैसेज दिया कि हम चीन तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम दलाई लामा की फिक्र नहीं करते। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री की 2 औपचारिक, यानी जिसको कहना चाहिए कि 2 मीटिंग हुई एजेंडा लेस, जिसको आप कहते हैं कि इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई। ये इनफॉर्मल मीटिंग्स डिप्लोमेसी में कहाँ होती हैं? मीम अफजल साहब, क्या आप बिल्कुल सही, आपकी बातों का जवाब भी मैं के शर्मा जी से दूंगा, लेकिन एक बात आपकी ऐड ऑन कर दूं सर, आपकी बात में ही ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि आप जो जवाब दे रहे हैं ना, उसी में समग्रता में ये बात मुझको समझ में आ जाएगी। नेहरू जी को लेकर जब बात की जाती है परमानेंट मेंबरशिप चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये कहा जाता है नेहरू जी ने उस वक्त का तकाजा देखा, चाइना का स्टेचर देखा, और ये कहा कि अगर यूएन में ये नहीं गया तो ये जिम्मेदारी के साथ नहीं पेश आएगा, कम से कम यूएन में बंधा हुआ रहेगा तो ज्यादा बेहतर मुल्क होगा। जिम्मेदारी का तकाजा था। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप अगर ये कह रहे हैं सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने कहा डिप्लोमेसी में बराबर की ले और दे होती है, क्या ये वाकई होती है सर? आप राजनयिक रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या डिप्लोमेसी में बराबर की ले और दे होती है? लेकिन आज नहीं हो रही है। हम अमेरिका के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, ट्रंप के साथ कैसे हमने ताल्लुकात बनाए, उससे पहले बाराक ओबामा के साथ कैसे ताल्लुकात बनाए हमारे प्रधानमंत्री ने। हमें अमेरिका से क्या फायदा हुआ? क्या शीलकांत शर्मा साहब भी आपकी बात से मुतासिर हैं? शीलकांत शर्मा साहब ठीक कह रहे हैं मीम अफजल जी? नहीं, मैं इनकी बात से मुतासिर बिल्कुल नहीं हूं। ये प्रेजुडिस्ड हैं, इनकी बात में प्रेजुडिस की बू आ रही है। हमारे जो संबंध हैं जिन देशों के साथ बनाए हैं, उनको उन पे उंगली उठाना, ये बिल्कुल हमारी पूरी एक बड़ा भारी देश है हमारा। हम राजनीतिक का काम करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, तो जो कुछ बना हुआ उसको बिगाड़ दें। मतलब जो अमेरिका के साथ कुछ नहीं है, आपने कह दिया अमेरिका के साथ कुछ नहीं है, और जो $100 बिलियन का अमेरिका के साथ ट्रेड हो रहा है, जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं अमेरिका के साथ, जो अमेरिका आपको फौज के साथ सप्लान दे रहा है जो पहले नहीं देता था, जो पाकिस्तान को कश्मीर का को सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने नहीं देता, वो सब ऐसे ही है। तो ये आप जरा आंख खोल के देखिए क्या बात कर रहे हैं आप।
चलिए, ये इस बारे में मैं आगे जवाब लूंगा। मीम अफजल साहब, आपने एक बात तो ये सुनी कि आपने ये शुरुआत में ही कहा कि शीलकांत जी भी मेरे साथ मेरे ही जैसे राजनयिक रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने इस वक्त जो स्टेटमेंट दिया है उसमें पूर्वाग्रह है। लेकिन फिलहाल मैं दूसरी खबर की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा, जो इसी बड़ी खबर से जुड़ी हुई खबर का हिस्सा है। किस तरीके से अनौपचारिक रूप से अपना उपनिवेश बनाने में लगा हुआ है चीन। बहुत सारे देशों को, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 150 से ज्यादा देशों को $5 ट्रिलियन, वो इकोनॉमी जो बनने के लिए हम एस्पायर करते हैं, उतना इसने पैसा 150 देशों को ऑलरेडी बांट रखा है कर्ज के तौर पर। इसको भी मालूम है कि इसका ब्याज तो छोड़ो, सूद भी कभी नहीं लौटेगा, लेकिन उसी बहाने ये उन देशों पर दबाव डालता है, कंस्ट्रक्शन के बहाने लोन देता है, खुद जाकर अपने लोगों से कंस्ट्रक्शन कराता है, और जब वो देश हाथ खड़े कर देता है कि आपका चुका पाने में हम असमर्थ हैं, तो कहता है कि आप अपनी सामरिक नीति को, आप अपनी विदेश नीति को, आप अपनी रक्षा नीति को हमारे मुताबिक ढालो। यही उसने नेपाल के साथ किया। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट से लेकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसके पीछे भी यही मंशा है। हम्बनतोता श्रीलंका में, जिसमें एयरपोर्ट बनाया जाना है, जिसमें वहां पर पोर्ट बनाया जाना है, सड़कें बनाई जानी है, $43 अरब यहां पर कर्ज के तौर पर श्रीलंका ने लिया और वो लौटा नहीं पाया, जो कि होना था कि वो लौटा नहीं पाना था उसको। तो कहा गया ये कि आप कुछ एक चंद रुपयों में हमको ये 99 साल के लिए लीज पर दे दो। अब वहां की कई हजार हेक्टेयर जमीन पर इसकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, जहां पर माल बनाया जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई खर्चा नहीं आता, सस्ता लेबर भी मिल जाता है, और वहीं के लोगों को अपना बनाया हुआ माल टिकाकर मुनाफा भी कमा रहा है। इस तरीके से ये आसपास के मुल्कों को अनौपचारिक रूप से अपना उपनिवेश बना रहा है। आज का दौर बदला हुआ है। यहां जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, यहां बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, और उनमें से एक टैक्टिक है ट्रेड टैक्टिक्स भी। हिंदुस्तान में कितना निवेश किस साल में हुआ है? 2020 में 15 डीलें हुई हैं, $263 मिलियन। 2019 में 40 डीलें, $1230 मिलियन। 2018 में 49, $1340 मिलियन। 2017 में 33 डीलें, $1666 मिलियन। 2016 में 18, $315 मिलियन। 2015 में 14 डीलें, $959 मिलियन। 2014 में 5 डीलें, $51 मिलियन। 2017 उधर कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस को एड्रेस करते हुए शी जिनपिंग कह रहे थे कि 2050 में इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम बनेंगे, और उसी 2017 में उसके साथ हमने 33 डीलें की हैं, $1666 मिलियन की। के शर्मा साहब बताइए। हेलो सर, ये क्या दिखा रहा है? नहीं, देखिए, जो आर्थिक जो से हमारे मामले थे वो तो चल ही रहे हैं, उसमें कहीं उसमें विषय नहीं है। मैं एक बात में आना चाहता हूं, जो आपने मीम अफजल साहब से पूछा और उन्होंने कहा कि थोड़ी स्पष्टता कर दें विदेश नीति के मामले पर। मैं मीम साहब से इतना पूछना चाहता हूं कि मीम साहब, विदेश नीति में तो सबकी राय एक समान होती है और एक तरह लोगों का बिहेव भी होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन डोकलाम के तनाव के समय पर जिस ढंग से आपके नेता राहुल गांधी रात को छुपकर जो है चीनी दूतावास गए और छुपकर वहां पर रात को उनके राजदूतों से मिले और 3 दिन तक डिनाई करते रहे कि हम उनसे मुलाकात हमने नहीं किया। जब चीनी ने फोटो जारी कर दिया, तब जाकर आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने माना कि जवाब लीजिए जल्दी से मीम अफजल साहब। पूछना चाहता हूं, यही नहीं, ऐसे क्रूशियल मैटर्स में भी हम गैर जिम्मेदार हैं। मीम अफजल साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, इसमें कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं और आप ये जानते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबरान और हमारे लीडर्स लगातार अलग अलग देशों के एम्बेसडर से मिलते रहते हैं और एम्बेसडर भी चाहते हैं कि वो लीडर्स से मिलें। मैं खुद भी जब पार्लियामेंट का मेंबर था उस वक्त भी और उससे पहले जर्नलिस्ट की हैसियत से भी ऐसे एम्बेसडर से भी मिलता था जो हमारे लिए पसंदीदा नहीं थे, क्योंकि मिलना डिप्लोमेसी में ज़रूरी होता है सही सूरत हाल जानने के लिए।
मैं सिर्फ इसको ये कह रहा हूं कि इसको इस बात से जोड़। चलिए, इसमें आपका जवाब मिला कि नहीं के शर्मा साहब, ये बाद में आपसे समझूंगा, लेकिन मेरा जो सवाल था वो अनुत्तरित रह गया। मैं आपको डील्स दिखा रहा था, ट्रेड दिखा रहा था, क्वांटम दिखा रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेड के जरिए लोगों को लोन देकर अपने कारोबार की घुसपैठ करके क्या चाइना अपने दूसरे तरीके से विस्तारवादी एस्पिरेशंस को अंजाम दे रहा है क्या? उसका जवाब आपसे नहीं मिला, लेकिन इसको लेकर मैं शीलकांत जी के पास जाऊंगा। शीलकांत जी, क्या ये बात पूरी दुनिया समझ रही है और क्या इसमें कम से कम फुल स्टॉप नहीं तो कॉमा लगेगा क्या? फुल स्टॉप लगना चाहिए, कॉमा भी लगना चाहिए। हमें अभी तक जो हम लोग कर रहे थे चाइना के साथ वो ट्रेड था, तो ट्रेड में गिव एंड टेक होता है, दोनों को फायदा होता तभी ट्रेड होता है। ऐसा नहीं कि वो हमको बेच रहे हैं और बिल्कुल सड़ा हुआ माल बेच रहे हैं और हमारे किसी काम नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता, नहीं तो बाजार में बिकेगा नहीं वो। तो जो कुछ कर रहे थे वो हमने किया, लेकिन अब हमको चेत जाना चाहिए और उनको जो ट्रेड डेफिसिट उनको देख के रखा, $60 बिलियन उनका एक्सपोर्ट ज्यादा है हमारे से, उसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए हमें। और चाइना को बिल्कुल हमें अब उसके साथ रिलेशंस एक नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसने धोखाबाजी की कल और परसों और पिछले 1.5 महीने से जो नया तेवर दिखाया है वो वही तेवर था जो 62 में दिखाया था, और उनका ग्लोबल टाइम्स ऐसी बात करता था। तो भाई अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो हम आपके साथ ट्रेड क्यों करेंगे? फिर तो ये बात अलग बात है। फिर जाइए आप, जो आपके दोस्त हैं वही नॉर्थ कोरिया के साथ घुटिए और पाकिस्तान के साथ घुटिए, बस जाइए। दुनिया में और उनका दोस्त कौन है? तो चाइना के साथ हमको बदल के रहना चाहिए। चाइना के साथ हमको बदले हुए तेवरों के साथ पेश आना चाहिए, वो ट्रेड हो या हमारा मिलिट्री रवैया या कूटनीतिक रवैया। लेकिन इस सब में रूस कहां दिखाई दे रहा है, रशिया कहां दिखाई दे रहा है, और हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो कहां कितना होना चाहिए, आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये देखते हैं कि कैसे घेरेबंदी हो सकती है चीन की। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरी सीमा जो हमारी है इसको 3 सेक्टर्स में बांट दिया जाए अगर, जो कि बटी हुई है, ये मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न और वेस्टर्न। इसमें कहां पर हम किस तरह की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हैं और क्या पूरे के पूरी जगह पर हम एक जैसी नीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री, या हमको अपनी बदले हुए, क्योंकि बीच में ये बात भी आई थी कि जहां आपको लगता है जैसे लद्दाख के आसपास ये लग रहा है कि चाइना वहां पर अक्सर, और खास तौर से 370 एब्रोगेट किए जाने के बाद वो अक्सर एग्रेशन दिखा रहा है, तो आप उन जगहों पर जहां आप बेहतर स्ट्रेटजी में हैं, बेहतर पोजीशन में हैं, वहां जाके आप उनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कीजिए। क्या इस तरह की, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरह की चीजों के लिए इसके पहले नहीं जाना गया, क्या अब हमको अपनी उन परंपराओं से हटने की आवश्यकता है, या हम उन परंपराओं के साथ आगे बढ़ें लेकिन स्ट्रेटेजिकली कुछ एक ट्वीक्स हमको भी करने पड़ेंगे? आइए एक बार फिर से मेहमानों के पास चलता हूं। रामेश्वर जी, इस बारे में आपका नजरिया क्या कहता है? क्या इन सेक्टर्स में हर एक जगह पर एक जैसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, या अब हमको इनको बहुत स्ट्रेटेजिकली बांटना चाहिए और तय करना चाहिए कि अब आगे हमको क्या करना है, कम से कम मिलिट्री के हिसाब से, जब तक ये तय नहीं हो जाता पिन पॉइंटेड की बाउंड्री क्या है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक इसके पहले वाले सेशन में आप बहुत सारी नीतियों की बात की, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब सब नीतियां फेल हो जाती हैं तो उसके बाद हर नीतियों के फेल के होने के बाद आर्मी की तरफ या सेना की तरफ ही देश को देखना पड़ता 100%। है। जब डिप्लोमेटिक सिचुएशंस फेल हो जाती हैं तो अल्टीमेटली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। और जो ये 3 सेक्टर आपने बताए, लद्दाख का सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर है और ईस्ट का सेक्टर है, इसमें जहां तक हमारी पोजीशंस का सवाल है, हमारी सबसे मजबूत पोजीशन जो है वो लद्दाख सेक्टर में ही मानी जाएगी। और जहां तक जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाते हैं, खासकर ईस्ट में, वहां पे जो हमारी बॉर्डर एरियाज की डेवलपमेंट है या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी काफी नीचे है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप नीतियों को बदलने की बात करते हैं, जब आप किसी देश के बारे में कोई स्ट्रेटजी बनाने की बात करते हैं, तो सिर्फ ये शब्दों का सवाल नहीं है। यहाँ पे आपको आर्मी की या सेना की, जिसमें कि एयरफोर्स और नेवी भी शामिल है, उन सब की पावर को आपको साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपने इकोनॉमी की बात की, अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो उसके साथ साथ देश की सेनाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा। तभी आप अपनी नीतियों को बदल पाएंगे, तभी आप अपनी नीतियों को दूसरे देशों पे डाल पाएंगे और अपनी स्ट्रेटजी को कायम कर पाएंगे। और उसके साथ साथ ही जो हमारे बॉर्डर एरिया, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है सर। क्या मैं इसमें एक और टिप्पणी ले लूं के सिन्हा साहब की? के सिन्हा साहब, ये बात भी कही जा रही है 2035 तक अपने आप को सबसे अच्छी और सुसज्जित सेना बनाने का लक्ष्य रख रहा है चीन। अभी तक वो 3रे नंबर पर है।
अमेरिका, रशिया, चाइना और उसके बाद भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमारा वेल डिफाइंड गोल्स हैं? क्या जीडीपी में से कितना हमको खर्च करना है अपने उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए? क्या ये एग्रेसिवली हम इसको परस्यू कर रहे हैं? के सिन्हा साहब। देखिए दिनेश जी, आप बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक, जो कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग का हिस्सा है। आप 2035 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कर रहे हैं सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। देखिए, जब सामरिक दृष्टि से हम बढ़ रहे हैं तो चाइना का एस्पिरेशंस हो सकता है, बट चाइना के एस्पिरेशंस में और जमीन के ऊपर में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। आज के दिन में उनके 68% जो फौज की सामरिक शक्ति है वो डेफिशिएंसी में है। आप उसमें मत है कि कितने टैंक है, आप मत जोड़ लीजिए कि कितने हवाई जहाज। देखिए, सामरिक दृष्टि से हम लोग आज जब हम केवल बात करते हैं नदन बॉर्डर्स की, तब हम उसके ऊपर में हावी हैं। यदि बराबरी की बात नहीं, हावी हैं। जब आप एयरफोर्स को भी चुनते हैं, और ये हमारे जन साहब रामेश्वर साहब भी हैं, इनको भी पता है। सर, क्योंकि आखिरी 1 मिनट बचा है, मैं आप में से हर किसी के पास आऊंगा और 10 सेकंड के अंदर आपका जवाब सबका चाहूंगा। सर, वक्त नहीं है सर, मैं समझता हूं अंदर से आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं संक्षेप में आप सबसे यह समझना चाहूंगा कि अभी का तनाव कहां, किस जगह, कैसे स्थिति में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रामेश्वर जी, आपसे शुरू करता हूं, जल्दी से प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने कही आपको कि अभी के जो हालात हैं, इसमें पहली बात तो यह है कि जहां तक चीन आ चुका है, जहां पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसको हमने मजबूती से पकड़ के रखना है। और आने वाले समय में जहां भी 3480 किलोमीटर का चीन के साथ हमारा बॉर्डर बनता है, और उसमें जहां भी हमको दुश्मन की कमजोरी दिखाई दे, ठीक है सर। के सिन्हा साहब, बहुत जल्दी से सर, दबदबा दिखाना। के सिन्हा साहब, कहां समाप्त हो रहा है ये अंदाजा आपका एक्सपर्ट के तरीके से? देखिए, हमारे पास ऑप्शंस हजार हैं। उन ऑप्शंस को करेंगे तो हम चीन को जो अभी की स्थिति है उसको पूरी सामरिक तरीके से संभाल सकते हैं। कहां जाकर ये मामला समाप्त हो रहा है, मेरा सवाल ये है। मोनिका जी, आपके पास? भारत के पास अभी इमीडिएट जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है अप्रैल 2020 कहां में जाकर समाप्त हो रहा है, मैं ये समझना चाह रहा था। लेकिन जाहिर है आप लोगों ने पहले भी जोर दिया, क्या होना चाहिए। चीजें बहुत विस्तार से इस पर बातचीत की गई, वक्त होता तो और बातचीत होनी इसमें लाजमी थी, लेकिन मुझे माफ कीजिए, वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा था। आज की अड़ी में यहां आपसे चाहिए होगी विदा, अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।